ये सभी जो है ना, ये सभी सिंगुलर है, यानी इनके साथ नाउन लगाओगे तो सिंगुलर लगाओगे, एडजेक्टिव नाउन लेगा सिंगुलर लेगा, प्रोनाउन तो नाउन लेगा नहीं, तो इनके साथ वर्ब क्या आएगा, वो भी सिंगुलर आएगा। दिस मीन्स इनके साथ सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, एडजेक्टिव लेगा तो सिंगुलर आएगा, प्रोनाउन लेगा तो सभी कुछ सिंगुलर होंगे। ठीक है, ये सभी सिंगुलर है, इनके साथ सब कुछ सिंगुलर लगेगा। लिखो नीचे, इन सभी के साथ सभी सिंगुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच लगेंगे। All the above will take singular parts of speech. All the above will take singular parts of speech. मैनी अ को तो डिटेल में पढ़ेंगे, मोर देन वन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, और नथिंग बट को हम कर चुके हैं, नथिंग बट और नन बट कर चुके हैं ना, बस इसको कर चुके हैं, इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। और बाकी सबका मैंने बता दिया, सिंगुलर है, एडजेक्टिव या प्रोनाउन जो भी होगा। चलो पहले क्वेश्चन करके देखो समझ में आया कि नहीं।
हो गया? चलो देखो, अगर मैं ये कहूं प्रत्येक लड़के ने अपना काम खत्म कर लिया है, तो मैं क्या करूंगी? ईच बॉय, देखो ईच के साथ सिंगुलर नाउन लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मुझे हैज या हैव चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो हैज लगाऊंगी। सिंगुलर एडजेक्टिव चाहिए तो हिज वर्क, और सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए तो हिमसेल्फ। देखो सब कुछ मैंने कहा था सिंगुलर होगा, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने सिंगुलर लगाया, ठीक है? सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंगुलर है। अब आओ एवरी, देखो एवरी के साथ स्टूडेंट सिंगुलर नाउन बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत हो गया, हैज गॉट होना चाहिए। फिर देयर रिपोर्ट कार्ड गलत हो गया, हिज रिपोर्ट कार्ड होगा। लेकिन एंड के बाद दे आर हैप्पी बिल्कुल सही है, क्योंकि एंड के बाद हमारा अलग सेंटेंस बन जा रहा है, ये नेक्स्ट सेंटेंस है। अगर मैं कहूं ईच बॉय हैज डन हिज वर्क एंड दे आर सेटिस्फाइड विद देयर वर्क होगा। क्यों? क्योंकि अब ही थोड़ी लगाऊंगी, एक लड़के को थोड़ी बोल रही हूँ मैं, ईच की बात कर रही हूँ, तब तक तो सिंगुलर है। लेकिन जब एक बार कंजंक्शन लग जाएगा ना, तो फिर हम दे लगाएंगे और फिर प्लूरल चलेगा, ठीक है? लिखो सेकेंड का, कंजंक्शन के बाद आफ्टर अ कंजंक्शन इनके लिए प्रयुक्त पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लूरल हो जाएंगे, इनके लिए प्रयुक्त पार्ट ऑफ स्पीच प्लूरल हो जाएंगे। We will use plural parts of speech for them. हो गया? वरना जब तक कंजंक्शन नहीं आया, फुल स्टॉप नहीं आया, सब कुछ सिंगुलर चला। अब आओ नेक्स्ट, ईच बॉय एंड गर्ल। हम लोग सुनते हैं कि एंड के साथ प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन हमने कहा ईच बॉय, फिर ध्यान आया क्लास में लड़कियां भी हैं, तो मैं क्या कहूँगी? ईच बॉय एंड गर्ल। बात तो हम ईच की कर रहे हैं, ईच के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हैस आएगा, है ना? चल रहे हैं हम ईच के अकॉर्डिंग, क्योंकि याद आ जाए कि हाँ लड़कियां भी तो है, तो ईच बॉय जैसे बोला तो फिर एंड गर्ल कर दिया। एंड के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम ईच के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन आगे पंगा है कि अब बॉय है तो मैं हिज होमवर्क करूंगी, गर्ल है तो हर होमवर्क करूंगी। अब ये क्या है? लड़के के लिए हिज, लड़की के लिए हर। तो अब यहाँ क्या लगाएं? तो देखो यहाँ आपको दोनों लगाना पड़ेगा। दोनों क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि बॉय एंड गर्ल दोनों स्पेसिफिक है। जनरली आप देखोगे इंटरनेट में वो क्या करेंगे ना, देर लगा देंगे कि पता नहीं है लड़का है कि लड़की है, तो देर लगा देंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो देर से क्या करते हैं, उसको वेग बनाने की कोशिश करते हैं। भाई हमें नहीं पता है, इसीलिए हम हिज और हर दोनों लगा दे रहे हैं। अब आओ मैनी अ। मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन चलेगा, स्टूडेंट। आर नहीं होगा, इज होगा। मैनी अ स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, ठीक है? वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। वन का वंस होता है, वन का हिज नहीं होता। इसीलिए आपको ये जो हेडिंग है ना, इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है, ये सब्जेक्ट वर्ब
एडजेक्टिव, प्रोनाउन, सबके बीच में एग्रीमेंट है। देखो यहाँ एडजेक्टिव के साथ एग्रीमेंट दिखाया है। अब आते हैं सिक्स्थ में, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट कई बार पढ़ते हो कि दो लड़कियां हैं, उनके बीच में तीन लड़के हैं। अब देखो, मेरे कहना चाहिए था मुझे, देयर आर 3 बॉयज बिटवीन 2 गर्ल्स। ध्यान दो, ईच और एवरी क्या हुआ? प्रत्येक। ईच और एवरी प्रत्येक, और बिटवीन का मतलब कि दो के बीच। तो ईच और एवरी के साथ बिटवीन कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। यानी बिटवीन ऐसा शब्द है जो ईच के साथ नहीं आएगा। बिटवीन 2 गर्ल्स करो, क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं है क्या? बिटवीन का मतलब दो के बीच में, ईच का मतलब प्रत्येक, दोनों शब्द एक साथ आ ही नहीं सकता। लिखो, बिटवीन और ईच एक साथ नहीं आते। बिटवीन और ईच एक साथ नहीं आते। बिटवीन एंड ईच डू नॉट कम टुगेदर। बिटवीन एंड ईच डू नॉट कम टुगेदर। देखो आपने जो पूछा है क्वेश्चन 2 में हिज क्यों आया है मेघना? मेन है स्टूडेंट की बात हो रही है। स्टूडेंट, लॉयर, टीचर, क्लाइंट, इनका जेंडर मालूम नहीं होता। वर्ड में से भी जेंडर पता नहीं चल रहा है आपको। तो क्या करें? तो ही लगा दो, हिज लगा दो, क्योंकि हम लोग मानते हैं ही इंक्लूड शी जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि महिला है वहाँ पे। इसीलिए स्टूडेंट का पता नहीं चला लड़का है कि लड़की है, तो मैंने हिज से काम चला लिया। ठीक है, नेक्स्ट आओ। मैन, मैन का मतलब यहाँ पुरुष नहीं है, यहाँ पे बिना आर्टिकल का मैन है, इसका मतलब इंसान है। मैन मस्ट एंजॉय दैट स्टेज ऑफ हिज लाइफ। देखो बिटवीन के साथ ईच और एवरी नहीं आता, मैंने बता दिया, लेकिन ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस क्या है? ईच और एवरी दोनों का मतलब प्रत्येक होता है। ध्यान रखना, जब आप इस एवरी वर्ड को जोर दे दोगे ना, यानी कि प्रत्येक वर्ड पर, प्रत्येक पर आप जोर दोगे, प्रत्येक लड़का आया है, यानी एवरी जब ज़्यादा एम्फेसाइज हो जाएगा तो वो ईच बन जाता है। जब एवरी को आप एम्फेसाइज कर देते हो ना तो वो ईच बन जाता है। मतलब मैन मस्ट एंजॉय दैट स्टेज ऑफ हिज लाइफ। अब लगता है इसमें क्या लगाएं? देखो खुद सोचो, इंसान के पास गिन के तो 4 स्टेज है ही। एक तो चाइल्डहुड है, चलो एक और स्टेज मान लेते हैं इन्फेंसी का, यानी शैशव अवस्था जो होता है, बिल्कुल बालपन जो होता है। आप इन्फेंसी और चाइल्डहुड में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते अपने आप। उसके बाद अब आओ, उसके बाद आपका आता है एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था, फिर आता है एडल्टहुड, और सेनिलिटी में तो ऐसे ही हम लोग बेकार हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कह रहा था इसमें क्या होता है ना, ये एक पैसेज पे है, एक क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट में कहा जा रहा था कि बुढ़ापे में हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, अच्छा लगता है जैसे कि दूसरे कितने काम कर रहे हैं, हम बेकार बैठे हैं। तो उसमें समझाया गया था कि इंसान को अपना प्रत्येक स्टेज एंजॉय करना चाहिए। आप बुढ़ापे में देखो भाई, हमने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। हम अपने बाल बच्चे को अपने सामने ग्रो करते नहीं देख सकते हैं, काम में बिजी रहते हैं। बुढ़ापे में हम अपने नाती और पोतों को अपने सामने बढ़ते हुए देखते हैं। तो वो सब चीज़ें बता के समझाया गया था कि आपको बुढ़ापे में डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। आ जाओ वापस, यहाँ पर देखो क्या है कि मैन को एंजॉय करना चाहिए अपने लाइफ का प्रत्येक स्टेज। यहाँ पे गिन के तो 4 ही स्टेज है, तो एवरी क्या लगाएं? जब आप हर स्टेज पर एम्फेसाइज करते हो तो ईच आता है ना। फिर एक और क्वेश्चन आया था, डैश पार्ट ऑफ ए बनाना ट्री। एक बार कोकोनट ट्री आया। आप खुद सोचो, बनाना ट्री का उसके पत्ते को भी इस्तेमाल करते हैं, खाते हो बनाना, उसके पूरे पेड़ को हम सजाते हैं, है ना, पत्ते पर खाना खाते हैं, यानी कि एक एक भाग एंजॉय कर उसका हम इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक पर जोर दे दिया, हम बनाना ट्री का हर एक भाग जहाँ पर जोर दे दोगे वहाँ पे वो ईच हो जाएगा। ऑल कहोगे कि ऑल क्यों नहीं आया? भाई ऑल के साथ पार्ट्स आता है, पार्ट नहीं आता।
ऑल के साथ पार्ट्स आता है, ठीक है। ऑल के साथ हम पार्ट्स लगाते हैं, और ऑल को भी आप अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के साथ इस्तेमाल करते हो, बाद में करेंगे, रुको। 9th, ऑलमोस्ट ईच मिनिस्टर इज अ मिलियनर। देखो ये ऑलमोस्ट का मतलब हो गया लगभग, और ईच का मतलब हो गया एक एक पर जोर दे रहे हैं। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, वो थोड़ा सा है ना वेग बनाता है, यानी अनक्लियर करता है, लगभग। तो लगभग के साथ ज़्यादा प्रत्येक पर हम जोर नहीं दे सकते, इसलिए ऑलमोस्ट के साथ ईच नहीं आता है, ऑलमोस्ट के साथ एवरी आता है। ऑलमोस्ट के साथ एवरी आता है, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स नहीं कहा ना मैंने ईच बॉय कहा। तो याद आया ध्यान की क्लास में तो लड़कियां भी है, तो एंड गर्ल लगा दिया, चाहे एंड ईच गर्ल लगा दिया। यहाँ एंड का अहमियत नहीं, यहाँ पे ईच इंपॉर्टेंट है। बॉयज एंड गर्ल्स कर दो तो प्लूरल हो जाएगा।
चलो अब आते हैं मैनी में। मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। कहोगे इसका हिंदी करो, इसका हिंदी में कई एक तो लड़के बोल देंगे, कई एक लोग बोल देते हैं, कई एक आदमी थोड़ी बोलते हैं। फिर भी आप हर जगह पे हिंदी करने की कोशिश नहीं करोगे, ध्यान रखना। मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। आप मैनी के साथ ए हटा दो ना, अगर हटा दोगे तो सेकंड देखो, मैनी साइंटिस्ट्स यानी प्लूरल नाउन आ रहा है और हैव वर्कड है, प्लूरल वर्ब आ रहा है सेकंड में। तो मैनी है खाली, ए हटा दिए तो मैनी प्लूरल हो गया, मैनी साइंटिस्ट्स हैव हो गया। अब आओ, अ ग्रेट मैनी या अ गुड मैनी, दोनों का मतलब एक ही होता है। अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी दोनों का मतलब लिखो काफ़ी अच्छी संख्या में, काफ़ी अच्छी संख्या में, यानी अ पहले लगा दिए, अ ग्रेट मैनी या अ गुड मैनी। लेकिन मैंने देखो उसके बाद स्कॉलर्स लिखा है, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं स्कॉलर्स होते हैं, यानी कि प्लूरल नाउन लगाया है। और हैव रिटन एसेस ऑन फेमिनिज्म, नारीवाद पे ऐसे लिखे हैं। तो देखो मैंने स्कॉलर्स लिखा और हैव लिखा है, प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन। अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में ज्ञाताओं ने, स्कॉलर्स ने फेमिनिज्म पर ऐसे लिखा है। और लास्ट पॉइंट, मैनी इंफॉर्मेशंस तो रॉन्ग हो गया। एक तो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ एस आएगा ही नहीं, फिर क्या करें? तो आप इंफॉर्मेशन को प्लूरल बनाना चाहोगे क्योंकि मैनी तो सिर्फ प्लूरल नाउन के साथ आता है, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि मैनी का इस्तेमाल हम करते हैं हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ संभव ही नहीं है। और मैनी का मतलब कई होता है, इसलिए सिंगुलर नाउन के साथ तो आ ही नहीं सकता। तो फिर क्या करें? इसको प्लूरल बना दो, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कर दो, चलेगा। तो वर्ब भी चलेगा, फिर तो वर्ब भी आ गया, सही है। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम? मतलब मैनी सब जानते हैं, मैनी अ में कंफ्यूज करते हो। और अ ग्रेट मैनी और गुड मैनी से जनरली क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता? क्योंकि हम मैनी में तो जानते हैं मैनी प्लूरल है और ग्रेट मैनी भी प्लूरल है, तो हम कंफ्यूज नहीं करते हैं। मैनी अ के साथ कंफ्यूज करते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैनी अ से आता है। ठीक है, ग्रामर इतना ही रहने देते हैं, वोकैबुलरी निकालिए। He said to me, Shweta, I go for a walk daily. ये प्रेजेंट रूटीन है। He told me that he goes for a walk daily होगा। He goes for a walk daily. He told me that he goes for a walk daily. If I had the money, I would have bought the house. If I had money, Gaurav Kumar, had plus V3 would have plus V3 होता है। If I had money, I would have bought the house. Bunty says, I may not come for the practice today. Bunty says है बेटा, says। जब बाहर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज ही नहीं होगा। Bunty says that he may not come for the practice today, बस वही रह जाएगा। You are fortunate to having नहीं होता है, fortunate in having होता है। to के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म लगता है ना, fortunate in having। My servant was run away नहीं होगा, my servant has run off होगा। ठीक है, रन अवे भी चलता है लेकिन आपका टेंस ही गलत है वहाँ पे, has run away नहीं, has run off।
सॉरी वॉस रन अवे नहीं है, हैज रन ऑफ विथ माई मनी। माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड मी, कहाँ चला गया? टू टी होता है बेटा गौरव, इन्वाइट के साथ टू लगता है प्रेपोजिशन, इन्वाइटेड मी टू टी। हो गया? शीट दे दो। कहाँ तक हुआ था? चलो अच्छा, मायोपिक तक हो गया था। चलो हम लोग 11 नंबर शीट में मायोपिक तक कर चुके थे। आ जाओ नेक्स्ट 21 मिस हैप। देखो ये मिस हैप, मिस जो है ना, कोई भी चीज़ नेगेटिव होता है ना उसके साथ मिस लगाते हैं, है ना, मैल मिस, ये सब नकारात्मक बातें बताने के लिए यूज़ होता है। और हैप जो है बना है देखो हैपनिंग से, मिस हैपनिंग का शॉर्ट फॉर्म मिस हैप है। इसका मतलब हो गया एक्सीडेंट, कोई चीज़ ऐसा हैपन हुआ जो सही नहीं है, अच्छा नहीं हुआ है, वो मिस हैपनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आओ 22 हाइपरबोल। देखो हाइपर का मतलब ज़्यादा ही हो जाता है तो हाइपर हो जाते हो, और आप इसको हिंदी बोल से रिलेट कर सकते हो, आप इसको हिंदी से रिलेट कर सकते हो। जो कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल देते हैं वो हाइपरबोल होते हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कही हुई बात। एग्जैजरेटेड फॉर्म ऑफ स्पीच, बढ़ा चढ़ा के कही बात जो होते हैं वो हाइपरबोल होते हैं। ठीक है, 23 आओ इन अन दिस, ये सब नेगेटिव बना देता है आपके सेंटेंस को। और कॉरेजिबल, देखो कॉरेजिबल में आपको करेक्ट का फीलिंग आ रहा है, मतलब अगर कोई व्यक्ति इनकॉरेजिबल हो, कोई मिस्टेक इनकॉरेजिबल हो, तो इसका मतलब उसको करेक्ट हम नहीं कर सकते। अब दैट मीन्स जिनको सुधारा नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। ठीक है, 24 आओ इनफैलिबल। इसमें आप देखो फॉल वर्ड है, फॉल का मतलब गिरना हुआ, जो कभी ना गिरे, मतलब क्या, मिस्टेक ना करे। आप गिरते हो कैसे? गलती से, है ना। तो अगर आप गलती नहीं करते हो, जैसे भगवान को ही हम लोग यूज करते हैं ये वर्ड भगवान के लिए ही, दैट can never make any mistake। ठीक है, 25 में आइए, बर्न योर बोट। कहीं आप गए, वहां पहुंच के अपने बोट को बर्न कर दिया, वापस से वापस आने का चांसेस तो खत्म,
नहीं आ पाओगे। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी के साथ संबंध ऐसे नहीं बिगाड़ो कि वापसी का रास्ता बंद हो जाए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्न योर बोट? दैट मीन्स फिनिश योर चांसेस ऑफ रिटर्न। वापसी का रास्ता खत्म करना। ठीक है। इन द सेम बोट, अगर आप सेम बोट में हो किसी के साथ तो अगर बचोगे तो दोनों बचोगे, नहीं पहुंच पाए डेस्टिनेशन तो दोनों की परेशानी, दोनों खत्म। इसका मतलब है कि एक ही हालत में, यानी दोनों सेम परेशानियों में हो या सेम सिचुएशन में हो, इन द सेम कंडीशन। हो गया। नेक्स्ट आओ 27। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। जैसे मान लो आप जब टेनिस खेलते हो तो जब आप इधर से बॉल मारते हो, उनके कोर्ट में गया तो अब उसकी बारी है बॉल मारने की। इसका मतलब कि अब उसका एक्शन लेने का टाइम है। इफ़ आई से द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, यानी कि मैंने अपना एक्शन ले लिया है, अब आपकी बारी है। इसका मतलब इट्स योर टर्न, आपकी बारी है टू एक्ट। अब देखो नेक्स्ट में आओ 28 में। ये जो वर्ड है लीश है ना, इसका मतलब लगाम होता है। जब टाइट लीश में रखते हो खींच कर घोड़े को तो क्या होता है, घोड़ा कंट्रोल में रहता है ना। तो इसीलिए व्हेन यू कीप समवन ऑन टाइट लीश, इसका मतलब यू रेस्ट्रेन दैट पर्सन, यू कंट्रोल दैट पर्सन। देखो कीप समवन ऑन टाइट लीश का मतलब हुआ टू रेस्ट्रेन और कंट्रोल। आप महसूस करो मैं जो बोलना चाहती हूँ। लीश का मतलब लगाम बोला, टाइट लीश, जब लगाम खींचते हो घोड़े का देखते हो रुक जाता है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। घोड़ा गाड़ी देखे हो, टांगा है ना, आगे घोड़ा पीछे गाड़ी होता है। अब आप उस कार्ट को हॉर्स के आगे रख दो, आपके पास कार्ट भी है हॉर्स भी है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हो। इसीलिए आप, घोड़ा तो गाड़ी को खींचेगा ना, अब आप खींचने का लायक ही नहीं छोड़ा उससे, उसके आगे गार्ड को रख लिया। इसका मतलब है कि आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, टू डू समथिंग रॉन्गली। गलत तरीके से कर रहे हो कोई काम। ठीक है। अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स ऐसा हॉर्स होता है जिस पर लोग पैसा नहीं लगाते हैं और अचानक वो जीत जाता है। लोग भी एक बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यार ये कैसे जीत गया। उसी तरह से कभी कभी आपके लाइफ में भी देखोगे कोई ऐसा आपका क्लासमेट या कोई ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की कर जाता है, लोग जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं होती। इसीलिए डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर। देखो ट्रोजन हॉर्स है ना, एक स्टोरी है सिटी ऑफ ट्रॉय का। उसमें जब हमला हुआ ना, अंदर बिल्कुल दुश्मन नहीं घुस पाए क्योंकि उनका जो गेट था वो बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग था, वो किला ऐसा फोर्टिफाइड था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि दुश्मन घुस नहीं पाए। तो फिर क्या हुआ, दुश्मनों ने कहा कि ठीक है हम लोग हार मानते हैं,
आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग दीवार है, फोर्ट है, बस हम एक गिफ्ट देना चाहते हैं आपको, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो देखा गया कि गिफ्ट क्या है, बोला अरे यार एक लकड़ी का घोड़ा है, कुछ नहीं है, और वो लकड़ी का घोड़ा हमें गिफ्ट करना चाहता है, ले लो, ख़त्म करो मामला। उसको अंदर आने दे दिया गया लकड़ी के घोड़े को। फिर क्या हुआ, उस लकड़ी के घोड़े के अंदर कुछ सिपाही छिपे हुए थे, जिन्होंने रातों रात क्या किया, अंदर से खोल दिया, सैनिक घुस आए, और पूरा फिर जो सिटी था वो बिल्कुल ख़त्म, बर्बाद हो गया। तो ट्रोजन हॉर्स था वो। क्या हॉर्स? ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है जो पहली नज़र में देख के लगेगा कि हार्मलेस है, लेकिन बाद में बहुत हार्मफुल साबित होता है, वो ट्रोजन हॉर्स होता है, राइट? इसीलिए उसी स्टोरी से बना है ट्रोजन हॉर्स। समथिंग दैट लुक्स harmless initially but is very harmful. Too harmful भी लिख सकते हो। ठीक है। और स्टॉकिंग हॉर्स, देखो स्टॉकिंग हॉर्स जो है ना, जो शिकारी होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, एक लकड़ी का या गत्ते का एक हॉर्स बना लेते हैं, उसके अंदर छुप जाते हैं, और फिर उसके बाद हॉर्स की तरह ही दौड़ते हुए मैदान में पहुंच जाते हैं जहां बाकी जानवर चर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, बाकी जानवर नहीं भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है भाई ये घोड़ा है, चरने के लिए वो भी आया है। और उसके बाद वो क्या करता है, जाके वहाँ पे नज़दीक जाके वो दूसरे जानवरों को जान से मार देता है। तो स्टॉकिंग हॉर्स क्या है, जो आपका जो रियल इंटेंशन था, यानी इंटेंशन तो गलत था दूसरे जानवरों के प्रति, लेकिन आपको वो छिपाया ना। तो स्टॉकिंग हॉर्स इज दैट हाइड्स one's real intention. स्टॉकिंग का मतलब भी लिख लेना, पीछा करना। स्टॉकिंग का मतलब भी लिख लो, पीछा करना। इसीलिए जो पीछा करते हैं ना किसी का, उसको स्टॉकर कहते हैं। नेक्स्ट आउट 33, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। देखो अभी हाल में ये आपके पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम मोदी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि उनका रियल इंटेंशन क्या है। अगर उन्होंने ट्रम्प को कहा है कि मध्यस्थता आप करिए कश्मीर के मुद्दे पर, तो नहीं कहा या कहा ये मोदी बताए आके, तो उन्होंने कहा कि वी वांट टू हियर दिस स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। और फिर क्या हुआ, उसको ट्रांसलेशन करने के चक्कर में कह दिया कि हम घोड़े के मुंह से सुनना चाहते हैं। तो सब ने हल्ला मचा दिया कि मोदी को घोड़ा कह रहा है। तो बेसिकली क्या है ना, अब कहावत को, ईडियम्स फ्रेजेस को सीधा सीधा ट्रांसलेट कर दोगे तब तो मूर्खता दिखेगी ही आपकी। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब होता है सटीक स्रोत से, फ्रॉम द एक्यूरेट सोर्स। सटीक स्रोत से कहोगे ना, अब सीधा घोड़े के मुंह से सुनना चाहते हैं, उसका ट्रांसलेशन थोड़ी कर सकते आप। गेट ऑन वंस हाई हॉर्स, व्हेन यू गेट ऑन योर हाई हॉर्स, आप दूसरों को ऐसे नीचे देखते हो क्योंकि आप इतने ऊंचे बैठे हुए हो कि लोगों को देखने के लिए आपको नीचा नजर करना पड़ता है, यानी कि फिर आपको ये फीलिंग आती है ना सुपीरियरिटी की, है ना। इसीलिए टू गेट ऑन वंस हाई हॉर्स का मतलब होता है टू बी कंसीटेड, मतलब एरोगेंट हो जाना। वही जो मैंने कहा था, सुपरसीलियस, एरोगेंट।
घमंड में फिर चूर हो जाना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आओ, अगेन होल्ड वंस हॉर्स। अब हॉर्स को होल्ड करने का मतलब क्या हुआ, जो रफ्तार में भागा जा रहा है उसको रोको। दिस मीन्स टू रेस्ट्रेन, अगेन वही सेम चीज, हॉर्स है जो भागा जा रहा है उसको होल्ड करो, इसका मतलब है रेस्ट्रेन करो। हॉर्स ट्रेडिंग, देखो ध्यान से क्या हॉर्स ट्रेडिंग, जनरली आप देखते हो कहते हैं कि भाई इसको मेजॉरिटी हासिल भी नहीं है और इन्होंने क्या किया, हमारे एमपीज़ को एमएलएज़ को तोड़ लिया और तोड़ के ये अपने साथ ले जा रहे हैं, पूरा हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब तो क्या था पहले, कि जब अरब से घोड़े ला के बेचे जाते थे तो क्या होता था, जो बेचने वाला है उसको फ़ायदा होता था, जो खरीदने वाला राजा है यहाँ बैठे बैठे उनको अरब के घोड़े मिल जा रहे उनको फ़ायदा, घोड़े का तो बर्बादी। वही हॉर्स ट्रेडिंग होता है पार्लियामेंट में, यानी जो खुद को बेच रहा है अपने सीट को उसको फ़ायदा, खरीदने वाले को फ़ायदा। लेकिन देखते हो इस मामले में जिनका वो एक्चुअल एमपी या एमएलए था उसको तो घाटा हो जाता है ना, ठीक है ना। वो हॉर्स ट्रेडिंग आपको पार्लियामेंट में दिखता है, यानी व्हेन बोथ the parties are benefited at the cost of someone। जैसे अभी आपने देखा येदियुरप्पा की सरकार जो बनी, क्या हुआ, बीजेपी बेनिफिटेड था, बागी जो एमएलए थे वो बेनिफिटेड हो गए, कांग्रेस बर्बाद हो गया वहाँ पे, है ना। वही है, वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग कहा गया चला है। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, भाई आपको एक गिफ्ट में हॉर्स मिला है, अब उसके मुंह खोल के देख रहे हो भाई इसके दांत कितने हैं, इसकी उम्र कितनी है। इसका मतलब जो मुफ्त में मिल जाता है ना, उसको इतना चेक या क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। टू इंस्पेक्ट or criticize a gift या something that you got free। जो चीज़ बिना पैसा दाम दिए मिल गया आप उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हो। टिल द काउ कम्स होम, यानी कि फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे सुबह अगर गाय गई है, कहते हैं जब तक गाय ना वापस आ जाए, और वो गाय अपने आप वापस आती भी नहीं है, इसका मतलब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए बना कहाँ से देख लो, लेकिन इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हो जब जहाँ पे बहुत समय की बात कर रहे हो तो। सेक्रेड काउ, देखो गाय के बारे में अभी कुछ बोल दो हंगामा हो जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भाई बिल्कुल गाय जो है डोसाइल होता है, पायस होती है, बिल्कुल सेक्रेड होती है, उसका हम दूध इस्तेमाल करते हैं, गोबर इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें कोई गलती तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ खामी हो ही नहीं सकता। इसीलिए अगर कोई सेक्रेड काउ की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब है कि आप उसको क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते हो, है ना। मतलब वन हु इज बियॉन्ड, यानी के बाहर के परे, क्रिटिसिज्म, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आओ कैश काउ। कैश काउ होता है वो बिजनेस जिससे आपको बिल्कुल खरे खरे नोट मिल जाए, यानी कि कमाई मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, अर्निंग हो जाए। कैश काउ इज अ बिजनेस
that gives immediate earning or profit. ठीक है, चलो ये शीट पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी खत्म कर देंगे।